औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक ब्रेकडाउन। आज हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 सर्कुलेटरी सिस्टम का सेकंड टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। तो ब्लड, इसके टॉपिक से जो है वो हमें पता चल रहा है कि ब्लड जो होता है, खून जो है, उसके कंपोनेंट्स पढ़ने हैं कि वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। ब्लड जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यूज की एक स्पेशल टाइप होती है, यानी कनेक्टिव टिश्यूज जो है वो मिलकर ब्लड बनाते हैं। एंड ब्लड सर्कुलेट इन द ब्लड वेसल्स, और जितनी भी ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं, जो मैंने अपने पिछले लेक्चर में आप लोगों को तमाम ब्लड वेसल्स के मुतालिक इंट्रोडक्शन दिया था, आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, वेन्स, कैपिलरीज वगैरह, उन सब में ब्लड जो है वो सर्कुलेट कर रहा होता है। Almost all the substances to be transported are present either dissolved or suspended in the blood. और जितनी भी सब्सटेंसेस हैं जिन्होंने ट्रांसपोर्ट होना होता है, एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव करना होता है, वो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो डिजॉल्व फॉर्म में हो या सस्पेंडेड फॉर्म में ब्लड में मौजूद हो। ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। अगर हम ब्लड के पार्ट्स को देखें तो ब्लड को मेन 2 पार्ट्स में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एक ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा ब्लड सेल्स होते हैं जो कि सॉलिड पार्ट होते हैं। तो हम इन दोनों को 1 बाय 1 डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम प्लाज्मा के मुतालिक देखते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है। लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है, लिक्विड हिस्सा है जो, उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। इट कंस्टिट्यूट अबाउट 55% बाय वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन अ नॉर्मल पर्सन। एक नॉर्मल पर्सन जो होता है उसकी बॉडी में जितना ब्लड होता है, जितनी क्वांटिटी में उसकी बॉडी में ब्लड मौजूद होता है, उसमें 55% जो है वो प्लाज्मा मौजूद होता है उसके ब्लड में। एंड प्लाज्मा कंटेन्स 90% वाटर एंड डिजॉल्व सब्सटेंसेस 10%। और प्लाज्मा के अंदर क्या मौजूद होता है, प्लाज्मा किससे मिलकर बनता है, उसमें 90% पानी होता है और 10% जो है वो बाकी सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं। कौन से सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन मौजूद होती है जो 7 से 9% तक होती है। प्लाज्मा जो है वो, उसमें डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन होती हैं, जिसमें फिब्रिनोजिन है, वो ब्लड क्लॉटिंग में हिस्सा ले रही होती है। इम्यूनोग्लोबिन है जो एंटीबॉडीज बना रही होती है, मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ एक्ट कर रही होती है। एल्बुमिन है जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है। तो डिफरेंट प्रोटीन्स ब्लड में मौजूद होती हैं। तकरीबन 7 से 9% तक प्रोटीन्स मौजूद होती हैं और इनके अलग अलग अपने अपने फंक्शन होते हैं। मिनरल्स, आयंस मौजूद होते हैं ब्लड के अंदर। डिजॉल्व्ड मिनरल सॉल्ट्स, फॉर एग्जांपल क्लोराइड्स होते हैं, बाइकार्बोनेट्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम होते हैं और कैल्शियम वगैरह होते हैं। इसके साथ साथ मेटाबोलाइट्स एंड वेस्ट भी ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं। मेटाबोलाइट्स जो कि अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, विटामिन्स, लिपिड्स एंड मेटाबॉलिक वेस्ट आर यूरिया, यूरिक एसिड एक्सेट्रा। मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबोलाइट्स जैसे कि अमाइनो एसिड्स हैं, ग्लूकोज हैं, विटामिन्स हैं, लिपिड्स हैं, ये जब इनमें जब मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, यानी ये जब ब्रेक डाउन होते हैं और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, अपने सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसके साथ साथ कुछ जो है वो मेटाबॉलिक वेस्ट मौजूद होते हैं जो कि यूरिया है, यूरिक एसिड्स वगैरह हैं। हॉर्मोन्स होते हैं ब्लड में। ऑल द हॉर्मोन्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा आर टू बी कैरिड बाय द ब्लड। जितने भी प्लाज्मा के अंदर हॉर्मोन्स होते हैं, वो ब्लड जो है वो उनको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। और इसके साथ साथ डिजॉल्व गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन वगैरह। जो हमारा टॉपिक है वो है सेल टाइप्स फाउंड इन ब्लड। हमने इससे पहले जो पढ़ा वो प्लाज्मा के बारे में पढ़ा था। ब्लड के 2 कंपोनेंट्स पढ़े थे। मैंने आपको बताया कि ब्लड जो है वो उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक लिक्विड पार्ट होता है और एक जो है वो सेल्स होते हैं। तो लिक्विड पार्ट हमने प्लाज्मा पढ़ा और देखा हमने प्लाज्मा के अंदर कौन कौन सी चीजें मौजूद होती हैं। इसी तरह से अब हमने ब्लड सेल्स पढ़ने हैं। ब्लड सेल्स जो है वो बॉडी के अंदर, तकरीबन बॉडी के अंदर जो ब्लड की कंसंट्रेशन है उसका 45% पार्ट जो है वो ब्लड सेल्स का होता है। These includes blood cells, white blood cells and platelets। और इनके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? रेड ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होते हैं। रेड ब्लड सेल्स जो हैं, जिन्हें हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में आरबीसीज भी कहते हैं। ये सर्कुलर फ्लैटेंड बाइकॉन्केव डिस्क होती है। इसके स्ट्रक्चर की बात हम करें तो ये सर्कुलर टाइप और फ्लैट बाइकॉन्केव डिस्क टाइप स्ट्रक्चर होता है और इसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है। आरबीसीज हैव आयरन कंटेनिंग पिगमेंट्स, हीमोग्लोबिन इन इट्स साइटोप्लाज्म।
आरबीसी के अंदर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट्स मौजूद होते हैं और इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, जो कि रेड ब्लड सेल्स को रेड कलर देता है। आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद ये आरबीसीज जो है वो बोन मैरो से पैदा होते हैं, यानी बोन मैरो से ये बनते हैं आरबीसीज, और इनकी लाइफ स्पैन जो है वो तकरीबन 120 डेज होती है। दे आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन एंड लिवर। जब ये वॉर्न आउट हो जाते हैं, यानी जब इनका टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है 120 डेज का, उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और ये डिस्ट्रॉय कहाँ पर होते हैं? स्प्लीन में और लिवर में जाकर ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आरबीसीज कैरी ऑक्सीजन एंड ऑल्सो ट्रांसपोर्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब इनका फंक्शन क्या है आरबीसीज का? आरबीसीज का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर की तरफ एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो आरबीसीज का फंक्शन अगर हम देखें तो आरबीसीज का फंक्शन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ट्रांसपोर्टेशन का होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स आर कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स। व्हाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। इनकी लाइफ स्पैन जो है वो तकरीबन 3 to 4 डेज होती है और व्हाइट ब्लड सेल जो है इरेगुलर शेप के होते हैं और इसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो ये इनका डिफरेंस भी पूछा जा सकता है आरबीसीज का और व्हाइट ब्लड सेल्स का। तो हम इनके मुख्तलिफ डिफरेंस भी जो है वो इसी तरीके से लिख सकते हैं कि रेड ब्लड सेल को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं और व्हाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। रेड ब्लड सेल्स में जो है वो न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है, जबकि आरबीसीज व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। इनका लाइफ स्पैन का डिफरेंस लिख सकते हैं कि इनकी आरबीसीज की लाइफ स्पैन 120 डेज होती है और व्हाइट ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन 3 to 4 डेज होता है। तो हर व्हाइट ब्लड सेल जो है वो इरेगुलर शेप में होता है, न्यूक्लियस मौजूद होता है और हम व्हाइट ब्लड सेल्स को मुख्तलिफ टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ग्रैन्युलोसाइट और ल्यूकोसाइट। ब्लड सेल्स को हम 2 मेन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट और ए ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स। इन दोनों को हम डिटेल में स्टडी करते हैं 1 by 1। सबसे पहले हम ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट के मुतालिक पढ़ते हैं। ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट जो हैं, इन्हें ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट क्यों कहा जाता है? इसका एक मेन रीजन ये है कि इनके साइटोप्लाज्म में फाइन ग्रेन्स लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, इसी वजह से इन्हें ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट कहा जाता है। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो वेरिएबल होता है, मुख्तलिफ शेप्स का होता है और साइटोप्लाज्म में फाइन ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। दीज सेल्स ओरिजिनेट इन बोन मैरो। ये सेल्स भी जो है वो बोन मैरो से ही बनते हैं और ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओजिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स एंगल्फ पैथोजेंस ड्यूरिंग फैगोसाइटोसिस। ये इनके फंक्शंस बताए हुए हैं। न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं? न्यूट्रोफिल्स जो है वो पैथोजेंस को फैगोसाइटोसिस के जरिए से इंगल्फ कर लेते हैं, यानी अपने बॉडी के अंदर कर लेते हैं। इओजिनोफिल्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं इन कंट्रोल ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस। जितना भी एलर्जिक रिएक्शंस, जब बॉडी के अंदर अगर कोई एलर्जी हो जाती है तो उसमें ये इओजिनोफिल की क्वांटिटी बढ़ जाती है और बढ़ती इस वजह से है ताकि ये उस एलर्जी को खत्म कर सकें। बेसोफिल्स जो है वो रिलीज हिस्टामिन इन इंजर्ड टिश्यूज एंड इन एलर्जिक रिस्पॉन्स। एलर्जिक रिस्पॉन्स में भी हिस्टामिन रिलीज करते हैं बेसोफिल्स और इसके साथ साथ अगर कोई इंजरी हो जाती है तो उसमें इंजर्ड टिश्यूज जो है उसके लिए भी हिस्टामिन को रिलीज किया जाता है। एक ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट को एक ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके साइटोप्लाज्म में कोई भी ग्रेन्स टाइप का स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता है। जैसे आपको यहाँ डायग्राम में नजर आ रहा होगा, इसके साइटोप्लाज्म में आपको ग्रेन्स दानेदार स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, जबकि एक ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट में कोई दानेदार स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता है। क्लियर होता है इसका साइटोप्लाज्म एंड देयर आर ऑफ 2 टाइप्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। और ये 2 तरह के होते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो होते हैं वो फैगोसाइटिक एंड इंजस्ट बैक्टीरिया एंड डेड सेल्स एंड एट द डैमेज टिश्यू रीजन। जितने भी कोई डैमेज टिश्यू होते हैं जो कि खराब हो जाते हैं उनको ये मोनोसाइट्स जो है वो इंगल्फ कर लेते हैं। या अगर कोई बैक्टीरिया है तो उसको भी मोनोसाइट्स जो होंगे वो इंगल्फ कर लेंगे। इंगल्फ मतलब अपने अंदर कर लेंगे और इस तरह से फिर उसे आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रॉय करके उन्हें खत्म कर देंगे। लिम्फोसाइट्स होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। तो बी लिम्फोसाइट्स जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, और टी लिम्फोसाइट्स जो है वो डायरेक्टली डिस्ट्रॉय एनी सेल्स दैट कैन बी हार्मफुल। अगर कोई भी बॉडी के अंदर
ऐसा चीज़ जो है वो शामिल हो जाती है, जैसे वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, तो उनको डायरेक्टली जो है वो डिस्ट्रॉय करने का काम टी लिम्फोसाइट का होता है, जैसे वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं या कैंसरियस सेल्स हैं। तो बेसिकली वाइट ब्लड सेल्स का फंक्शन ये होता है कि ये जो है वो बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम डेवलप कर रहे होते हैं, यानी एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर रहे होते हैं जिसमें बॉडी जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करती है। तो इसलिए ये जितने भी आपको वाइट ब्लड सेल्स के पार्ट्स बताए हैं उनका यही फंक्शन है कि ये बॉडी को किसी ना किसी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। ये आपको यहाँ पर एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना के दिखाया गया है कि ब्लड है, ब्लड के दो पार्ट्स हैं, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पुसल्स या ब्लड सेल्स भी आप इसे कह सकते हैं। ब्लड प्लाज्मा में सीरम होता है, फिब्रिनोजिन होता है, और ब्लड कॉर्पुसल्स में इसके मुख्तलिफ ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटिलेट्स, और फिर वाइट ब्लड सेल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करके बताया है, ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट्स। थर्ड टाइप के जो ब्लड सेल्स होते हैं उन्हें प्लेटलेट्स कहा जाता है। प्लेटलेट्स को जो है वो थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। बोन मैरो सेल्स जो है, बोन मैरो सेल्स के अंदर इन प्लेटलेट्स को मेगा कैरियोसाइट्स कहा जाता है, और फिर उसके बाद ये फ्रेगमेंट्स की शक्ल में अलहदा हो जाते हैं बोन मैरो से, और उस वक्त फिर उसे प्लेटलेट्स कहा जाता है। प्लेटलेट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। प्लेटलेट्स का जो मेन किरदार है वो ब्लड क्लॉटिंग का होता है। जहाँ कहीं भी बॉडी के अंदर इंजरी आ गई है, ब्लड जो है वो ब्लीड कर रहा है कहीं से भी, तो बॉडी या स्किन में कहीं ब्लीडिंग हो रही है, तो इन सेल्स का काम, प्लेटलेट्स का काम ये होता है कि वहां जाकर उस ब्लीडिंग को स्टॉप करें। तो ब्लड क्लॉटिंग और कोएगुलेशन इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस दैट प्रिवेंट्स एक्सेसिव ब्लीडिंग व्हेन अ ब्लड वेसल्स इज इंजर्ड। कोई भी ब्लड वेसल्स जो है वो डैमेज हो गई है तो वहां पर ये कोएगुलेशन और ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस होता है। प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स, थ्रोम्बिन, फिब्रिनोजेन। और ये किस तरीके से होता है? प्लेटलेट्स के अंदर कुछ प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। प्लेटलेट्स मिलकर प्लाज्मा में प्रोटीन के साथ, प्लाज्मा प्रोटीन जो हमने पढ़ी, जो जिसमें फिब्रिनोजेन हमने पढ़ा, थ्रोम्बिन पढ़ा, ये जो है वो फिर ये प्रोटीन्स जो कि प्लाज्मा में मौजूद होती हैं, ये और प्लेटलेट्स दोनों आपस में मिलकर उस ब्लीडिंग को जो है वो स्टॉप करते हैं, टू स्टॉप द ब्लीडिंग बाय फॉर्मिंग अ क्लॉट। और एक वहां पर एक क्लॉट बना लेते हैं इंजरी के ऊपर। वाइल इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू मेंटेन होम्योस्टेसिस, ब्लड क्लॉटिंग ऑल्सो प्ले अ रोल इन इम्यूनिटी। और इसके साथ साथ इसका एक और फंक्शन जो है वो ये होम्योस्टेसिस भी होता है, यानी वो बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करते हैं और ब्लड क्लॉटिंग का काम भी कर रहे होते हैं, ताकि बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो बरकरार रहे। आपको कुछ स्टेप्स बताए गए हैं क्लॉटिंग के, कि अगर इंजरी हो गई है या कोई डैमेज हो गया है और वहां से ब्लड निकल रहा है तो वेसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। सबसे पहले वेसल्स सुकड़ जाती हैं, उसके बाद प्लेटलेट्स जो है वो वहां पर प्लग बना लेते हैं, एक क्लॉट बना लेते हैं, और फिब्रिन आके प्लग बना लेते हैं, और फिर उसके बाद फिब्रिन आके वहां पर क्लॉटिंग करता है। तो इन्हीं को जो है वो स्टेप वाइज हम डिटेल में पढ़ते हैं। इंजरी है कि ब्लड वेसल्स इज इंजर्ड और रप्चर्ड वेसल्स डैमेज एक्सपोजेस कोलेजन एंड एक्टिवेट्स प्लेटलेट्स। जब इंजरी होती है ब्लड वेसल्स में या रप्चर हो जाती हैं तो उस जगह पर कोलेजन जो है वो एक्सपोज होता है, यानी कोलेजन जो जगह होती है वहां पर कोलेजन मौजूद होता है, वो एक्टिवेट करता है प्लेटलेट्स को। कॉन्स्ट्रिक्शन है, कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब है ब्लड वेसल्स अराउंड वुंड कॉन्स्ट्रिक्ट्स। जो ब्लड वेसल्स जहां पर जख्म है उस जगह से कॉन्स्ट्रिक्ट होनी शुरू हो जाती हैं, सुकड़ने लग जाती हैं, और जिसकी वजह से जो ब्लड का फ्लो है वो रिड्यूस हो जाता है। स्टेप जो है वो है प्लेटलेट्स एक्टिवेशन का। जब जो आर्टरीज होती हैं या जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, सुकड़ जाती हैं, तो प्लेटलेट्स एक्टिवेट होते हैं। प्लेटलेट रिलीज केमिकल सिग्नल्स। प्लेटलेट्स जो है वो कुछ केमिकल सिग्नल रिलीज करते हैं विद अट्रैक्ट मोर प्लेटलेट्स एंड इम्यून सेल्स। एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स स्टिक टू इंजरी साइट। जो एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स होते हैं वो इंजरी साइट के ऊपर आकर स्टिक हो जाते हैं। प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन। स्टिकी प्लेटलेट्स क्लम्प टुगेदर टू फॉर्म प्लेटलेट्स प्लग। और जो वहां पर चिपके हुए प्लेटलेट्स होते हैं वो एक क्लम्प सा बना लेते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं बहुत सारे प्लेटलेट्स, और जब वो इकट्ठे होते हैं प्लेटलेट्स तो वो एक क्लम्पिंग कर लेते हैं, और इस तरह से वो एक प्लेटलेट प्लग बन जाता है। Release of clotting factors. The injured tissue cells and the platelets disintegrate at the sites of the wound to release clotting factors. जो इंजर्ड टिश्यू सेल्स होते हैं वो और प्लेटलेट्स जो है वो डिसइंटीग्रेट्स होते हैं उस साइड से वुंड वाली जो साइड होती है, जख्म वाली जो साइड होती है, वहां से अलहदा होते हैं और क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज करते हैं।
फिब्रिन क्लॉट फॉर्मेशन, क्लॉटिंग फैक्टर्स कौन से होते हैं? फिब्रिन जो है वो क्लॉट फॉर्मेशन करता है, सीरीज ऑफ रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लॉटिंग फैक्टर्स, और बहुत सारे जो है वो एक रिएक्शन की एक पूरी एक सीरीज होती है जिसमें से गुजरने के बाद वो क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो वहां पर वो क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो वहां पर जाके क्लॉट फॉर्म कर लेता है, यानी ये क्लॉट बना लेता है। A solid mass that provide a physical barrier to prevent blood loss and stop pathogen entry। और फिब्रिन क्लॉट जो है वो एक ऐसा सॉलिड मैस होता है जो कि एक बैरियर प्रोवाइड करता है कि वहां से उस जगह से जहां पर इंजरी हुई है वहां से अब दोबारा मजीद ब्लड लॉस ना हो और वो स्टॉप हो जाए और पैथोजन की एंट्री भी ना हो सके उस जगह से। तो ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने ब्लीडिंग स्टॉप करने के स्टेप्स पढ़े। इसके साथ साथ हमने प्लाज्मा के साथ साथ हमने जो है वो उन सेल्स के बारे में पढ़ा जो कि ब्लड के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं, जो कि आरबीसीज और वाइट ब्लड सेल्स हैं। टॉपिक हमारा हार्ट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ रहिएगा इसी यूट्यूब चैनल पे, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।